मेरे को वही डर था कि देख तो लेंगे लोग लेकिन बोलेंगे ये इसको तेलुगु नहीं आती। लेकिन मेरे जो फ्रेंड्स हैं, जो एक्टिंग के बैच के फ्रेंड्स हैं जो तेलुगु हैं, वो लोग मेरे को कॉल करके बोलते हैं कि भाई यार तू तो बढ़िया तेलुगु बोल रहा है, सीख गया तू तो पूरा तेलुगु। तब मेरे को बहुत खुशी हुई कि नहीं चलो मैं बोल रहा हूँ, तेलुगु बोल रहा हूँ। तो वही समझ में आता कि मैं अपने आर्ट को लेकर इतना स्ट्रांग हूँ कि मैं कर लूंगा। मतलब बीइंग एन आउटसाइडर कितना सपोर्ट मिलता है आपको वहाँ पे? बहुत सपोर्टिव है। मैं रिसेंटली एक फीचर फिल्म में काम किया था। आपकी इस एक्टिंग की जर्नी में आपकी फैमिली का कितना सपोर्ट रहा? फैमिली का बहुत सपोर्ट है। आपकी जो शॉर्ट फिल्म है चेहरा उसमें रहा है, यस, उसके बारे में थोड़ा शेयर करिए। हम लोग मिलके बात कर रहे थे, मैं, आयुष भैया एंड अलंकार भैया, कि कुछ बनाते हैं, कुछ ऐसा कंटेंट बनाते हैं जो कि लोग कुछ मैसेज पहुंचाए। तब बीच में आयुष भैया बोले एक इंसिडेंट हुआ था अभी संबलपुर, उन्होंने ये बात बताया। तो जब हमने सुना बोले कि ऐसा कौन कर सकता है यार। तो अभ्रद्युति, जैसे यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री है उड़ीसा की, कि आप चाहते हैं कि नहीं यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री में ये चेंज आए ताकि जो नए यंगस्टर्स हैं, जो नए आर्टिस्ट हैं, वो लोगों को ज़्यादा मौका मिले, अपॉर्चुनिटीज मिले? हाँ, मैं बताना चाहता हूँ कि चेंजेस आ चुकी है। हेलो, वेलकम टू गार्गिनीज इंडिया। मैं आस्था शर्मा। आज हमारे साथ हैं संबलपुर से आए एक्टर और डांसर अभ्रद्युति परिडा, जिन्होंने थिएटर से एक्टिंग की शुरुआत की और हैदराबाद जाकर प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली। इन्होंने उम्मीद, चेहरा और तेलुगु शॉर्ट फिल्म आनंद 63% में काम किया, जो 16 दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल के लिए नॉमिनेट हुई। तो आज हम उनसे बात करेंगे उनकी जर्नी, स्ट्रगल और साउथ इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस के बारे में। सो अभ्रद्युति, वेलकम टू गार्गिनीज इंडिया। थैंक यू सो और मच। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू। और अपनी जर्नी के बारे में बताइए, संबलपुर से डायरेक्ट हैदराबाद। संबलपुर से डायरेक्ट हैदराबाद। okay। संबलपुर से डायरेक्ट हैदराबाद, तो बचपन की जर्नी से फिर थोड़ा स्टार्ट करते हैं। बचपन में मतलब आई विल टेल यू अबाउट माय आर्टिस्टिक लाइफ ओनली, क्योंकि वो ज़्यादा रिलेटेड है, ज़्यादा जुड़ा हुआ है मेरे से। मेरे स्टडी लाइफ से कम जुड़ा हूँ मैं। तो बचपन से मैंने स्टार्ट किया, बचपन से ही डांस स्टार्ट कर लिया था। तो घर वालों का, घर में पापा मम्मी दोनों बहुत सपोर्टिव। सो उन्होंने कभी रोका नहीं मेरे को इस चीज़ में। जब बाकी बाहर के लोग बोलते हैं कि लड़के को पढ़ाओ, तुम लड़के को बिगाड़ रहे हो, बच्चे को बिगाड़ रहे हो, कि उसको ये सब चीज़ में भेज दे रहे हो, इसमें कुछ फ्यूचर नहीं है, कुछ नहीं है, तब मेरे मम्मी पापा ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। दे इग्नोर एवरीथिंग एंड दे टोल्ड कि तू बेटा तू कर, तू आगे बढ़। तो वहाँ से वो जोश आ गया कि नहीं मेरे को ये पसंद है, मेरे घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे मम्मी पापा सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे आजू बाजू जो लोग हैं सब सपोर्ट कर रहे हैं, तो करना है। तो धीरे धीरे बढ़ता गया। हर पड़ाव में एक एक टीचर मिलते गए। पहले पड़ाव में लक्ष्मण सर मिले, जिन्होंने मेरे को पूरा डांस सिखाया। मेरे पहले गुरु हैं वो डांस के। डांस टीचर है? हाँ, वो मेरे पहले डांस टीचर हैं, जिनसे मैं वो डांस की विद्या ली, स्टार्टिंग फ्रॉम द ज़ीरो। सो उनके साथ बहुत साल मैंने डांस सीखा उनके पास। एंड देन उसके बाद मैंने रुपेश सर से भी डांस सीखा है, जिनका नटा डांस क्लास बोल के डांस क्लास है संबलपुर में। उसके बाद मास्टर प्रेम, जिनको सब जानते हैं संबलपुर में, मैंने उनके पास भी ट्रेनिंग किया। एंड आफ्टर दैट मैं भुवनेश्वर गया। सो यहाँ से मेरा एक न्यू चैप्टर चालू हुआ मेरे लाइफ का, क्योंकि वहाँ पर मैं भुवनेश्वर में नए नए डांस फॉर्म्स सीखे। तो वहाँ पर देवराज सर के पास मैंने डांस फॉर्म सीखा, हाउस सीखा, हिप हॉप सीखा। एंड सैंडी सर एंड दीक्षा मैम के पास सालसा बचाता सीखा। सो इतने डांस ट्रेनिंग ले ली क्योंकि मेरे को बहुत पसंद था। और साथ ही साथ जब मैं क्लास 12 में था तब एक्टिंग किया था, एक्टिंग का कोर्स लिया था। कोर्स इन द सेंस थोड़ी बहुत टीचिंग ली थी रामाशीष त्रिपाठी सर के पास से। तो वहाँ से मेरे को ये हुआ कि नहीं मैं एक्ट करूँगा। मैंने स्टेज एक्ट किया कुछ, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं डांस करता था, एक्टिंग करता था, तो वहीं से मेरे को लगा कि एक्टिंग करना है मेरे को। तो फिर मैं कहीं ना कहीं हर जगह सोचता था कि कहीं ना कहीं एक्टिंग करूं, म्यूज़िक वीडियो में जाऊं, काम करूं, एक्ट करूं, डांस भी करता हूं तो डांस करूं, बट वो जगह नहीं मिल रहा था मुझे। फिर मैं मेरे कॉलेज टाइम में मैं आया वापस भुवनेश्वर में। मैं डांस भी करता था, सिखाता भी था बच्चों को तब। उसके बाद मैं कॉलेज भी परस्यू कर रहा था अपना गंगाधर मेरी यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ पर मैं कुछ लोगों से मिला जिनके साथ हम लोगों ने मिलकर वेस्टर्न उड़ीसा का पहला वेब सीरीज़ निकाला, उम्मीद, इसको जानते हैं आप।
तो वहाँ से मेरा स्क्रीन एक्टिंग का जर्नी चालू हुआ। तो ये आपका भी पहला वेब सीरीज है उम्मीद? हाँ, वो मेरा पहला वेब सीरीज एज ए स्क्रीन एक्टर है। ओके। सो उससे पहले स्टेज एक्टिंग कर ली थी मैंने, थोड़ी बहुत स्टेज एक्टिंग कैसी होती है, नुक्कड़ कैसा होता है, ड्रामा में कैसा पोजीशन होता है वो पता था, बट कभी स्क्रीन के सामने, कभी कैमरे के सामने एक्ट नहीं किया था। तो डायरेक्टर राम कुमार के साथ मैंने मेरा पहला स्क्रीन एक्टिंग का काम किया, वेब सीरीज़ जो था उम्मीद। सो वो बहुत अच्छी बनी, लोगों को बहुत पसंद आई, और वहीं से मेरे को लगा कि नहीं, मेरे को करना है एक्टिंग और स्क्रीन एक्टिंग करना है और मेरे को सीखना है। तो सीखने की बुक मेरे बचपन से थी, क्योंकि डांस सीखता था, मेरे हर टीचर रहे हैं, सबसे मैंने डांस सीखा है, फिर भुवनेश्वर में जाके मैंने डांस सीखा है, तो सीखने की बुक हमेशा रही। डांस के लिए ज़्यादा पैशनेट रहे हैं आप? हाँ, डांस के लिए भी ज़्यादा पैशनेट रहा हूँ, सेम टू सेम एक्टिंग के लिए भी ज़्यादा पैशनेट रहा हूँ, बट हाँ, मेरे अर्ली लाइफ में मैंने डांस को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया है, एक्टिंग के मतलब एक्टिंग को उतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दिया। चाइल्डहुड से कर रहे हैं? बचपन से कर रहा हूँ। और तो एक्टिंग आपने जैसा कहा 12th के बाद, बचपन 12th में स्टार्ट किया, और फिर बढ़ते गया वो चीज़। तो जैसे कि मेरे पापा एक्टर थे, तो जीन में ही है एक्टिंग, तो वो छूटती नहीं है, बोलते हैं ना। तो पापा एक्टर थे, घर में पापा को देखता था, तो जब मेरे को कुछ प्रॉब्लम होता था पापा हेल्प करते थे कि बेटा इसको ऐसा कर, बेटा उसको ऐसा कर। तो मैं घर में भी टीचर थे मेरे, वो हमेशा ये लाइन में हमेशा गाइड करते थे कि हाँ बेटा तू ठीक कर रहा है, इधर कर, इधर गलत कर रहा है, इधर इधर मत कर। तो वहाँ से मैं सोचा कि नहीं, मेरे को एक्टिंग सीखनी है और अच्छी जगह पे सीखूंगा, क्योंकि संबलपुर में एक्टिंग, स्क्रीन एक्टिंग सिखाने लायक जगह है नहीं। संबलपुर में थिएटर बहुत अच्छे हैं, उड़ीसा में थिएटर्स बहुत अच्छे हैं, बट स्क्रीन एक्टिंग को कैसे करना है, मतलब कैसे सिखाना है, या फिर मैं कैसे जानूं कि स्क्रीन एक्टिंग में मैं क्या करूं कि मैं और अच्छे से कर पाऊं, कैमरे के सामने परफॉर्म कर पाऊं, कैसे फ्रेम एडजस्ट होता है, फ्रेम वाइड फ्रेम में कैसा एक्ट करना है, मिड फ्रेम में कैसा एक्ट करना है, क्लोजअप में कैसा एक्ट करना है, ये सब मेरे को बताने वाला यहाँ कोई नहीं था। सो मैं सोचा कि कहीं जाना है, मेरे को सीखना है। देन आई थॉट ऑफ गोइंग हैदराबाद, क्योंकि बीच में मैं लॉकडाउन की वजह से एडिटिंग स्टार्ट कर दिया था, वीडियो एडिटिंग। सो उसी के दौरान मैं हैदराबाद की कंपनी में फ्रीलांस वीडियो एडिटर के हिसाब से काम किया, तो मेरे को हैदराबाद जाने का मौका मिला। एंड बचपन से कहीं ना कहीं साउथ मूवीज़ की बहुत रुचि रही है, साउथ मूवीज़ में मेरे को बहुत अच्छा लगता है साउथ मूवीज़। तो वहाँ के एक्टर्स बहुत अच्छे लगते हैं, फिल्म्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो बोला कि चलो चलते हैं। ऑब्वियसली वहाँ की इंडस्ट्री बड़ी है यहाँ से, एंड वहाँ पर काम बहुत ज़्यादा है, तो मैं बोला कि चलो वहाँ पर चलते हैं एंड सीखते हैं। देन आई वेंट टू हैदराबाद, एंड वहाँ पर रामानायडू फिल्म स्कूल से मैंने अपनी एक्टिंग ट्रेनिंग पूरी की। एंड ठीक एक्टिंग ट्रेनिंग पूरी करने के बाद ही मेरे को जो डायरेक्शन टीम है हमारी रामानायडू फिल्म स्कूल की डायरेक्शन टीम, उनके साथ काम करने का मौका मिल गया। उनके कुछ अच्छे डायरेक्टर्स जो अच्छे राइटर हैं, ट्रेंड राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, उनके साथ काम करने का मौका मिल गया। तो उनके साथ मैंने 4-5 प्रोजेक्ट में काम किया, उसमें से एक प्रोजेक्ट रिलीज़ हुई है अभी, जिसको अवार्ड भी मिलने वाला है। अवार्ड तो नहीं बोल सकते, नॉमिनेट हुए हैं 16 दादा साहेब फाल्के अवार्ड फिल्म फेस्टिवल के लिए। एंड और बहुत सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट है जो पोस्ट प्रोडक्शन में है, अभी फ़िलहाल डबिंग बाकी है उनकी, और वो जैसे ही ख़त्म होगा उसको रिलीज़ करना है। तो ये मेरी यहाँ मतलब संबलपुर से हैदराबाद तक की जर्नी रही थी। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर नॉमिनेशन। एंड तो अब्रुद्युति, जैसा आपने कहा कि आप साउथ इंडस्ट्री में काम करना चाहते थे बचपन से, तो बॉलीवुड के लिए क्यों नहीं? क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री भी बहुत फेमस है। ऑफ कोर्स। सो बॉलीवुड में तो जाने का सपना है, सबका सपना है, किसका सपना नहीं, हर एक्टर का सपना है कि वो बॉलीवुड के कोई फिल्म में काम करे। बट मेरे को ऐसा था, मेरे को सीखना है। सो मैं सोचता हूँ कि मैं अभी भी ज़्यादा नहीं जानता हूँ, मेरे को और भी सीखना है। तब जब मैंने स्टार्ट किया था उम्मीद से, तो मेरे को लगा था कि बॉम्बे मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मतलब वहाँ पर जाके वो स्ट्रगल करना विदाउट एनी नॉलेज, कोई स्क्रीन नॉलेज नहीं है, कोई सेट नॉलेज नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जीना है तो ये नॉलेज चाहिए ये लाइन में, कि सेट में कैसे बातें होती हैं, एक्टर्स के लिए क्या पॉइंट्स होते हैं, क्या नोटिफिकेशंस होते हैं, मतलब उनको क्या बोलते हैं, मतलब मान लीजिए उन लोग को बोले कि ये क्लोज शॉट है तो उनका कितना क्लोज शॉट है, वो सब जानना पड़ता है। वो कॉल्स होते हैं, फिल्म कॉल्स होते हैं, तो वो कॉल्स नहीं जानता था। तो और फिर स्क्रीन एक्टिंग बहुत डिफरेंट होती है
थिएटर एक्टिंग से। दोनों ही एक्टिंग है, बट स्क्रीन एक्टिंग बहुत डिफरेंट होती है थिएटर एक्टिंग से। वो उसके में भी मेरे पकड़ ज़्यादा मजबूत नहीं थी, तो मैं चाहता था मैं ट्रेनिंग लूँ। एंड उसी के बीच जैसे ने बोला, मेरे को हैदराबाद में फ्रीलांस वीडियो एडिटर का मौका मिला, तो वहाँ पर जाने का मेरे को मौका मिला। जब मैं उधर गया तो मैं सोचा कि क्यों ना इधर से स्टार्ट किया जाए, इधर की इंडस्ट्री से स्टार्ट किया जाए, यहाँ पर पहले ट्रेनिंग ली जाए। सो ट्रेनिंग लेने के बाद वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ मेरे पे कि मैं कर सकता हूँ। सो नाउ आई कैन ट्राई टू गो फॉर मुंबई एंड आई एम ट्राइंग टू गो मुंबई। ओके, तो वहीं आपने रामानायडू फिल्म स्कूल ज्वाइन किया? जी, वहीं रामानायडू फिल्म स्कूल से मैंने अपनी ट्रेनिंग पूरी की एक्टिंग। तो आपने थिएटर में भी काम किया है और स्क्रीन एक्टिंग भी? हाँ, थिएटर तो नहीं बोल सकते, मैंने थिएटर नहीं किया है, मैं लाइव स्टेज एक्ट किया हूँ। मैं जो मेरे गुरु थे रामाशीष त्रिपाठी सर, वो थिएटर आर्टिस्ट थे, थिएटर डायरेक्टर हैं, राइटर हैं। सो उनके अंडर काम किया हूँ, तो उनका जो सिखाने का तरीका है वो थिएटर से रिलेटेड है। तो मेरे को थिएटर का नोटिफिकेशंस, मतलब थिएटर में क्या क्या होते हैं, स्टेजिंग और किस तरह से प्रोजेक्शन होता है वॉइस का, वो सब चीज़ें पता थी। हम लोगों ने सर के साथ मिलके स्टेज शो किए हैं, लाइव स्टेज शो किए हैं। एक क्या बोलते हैं, फ्लैश मॉब में भी ऐसे शॉर्ट नुक्कड़ टाइप का भी किया है। सो उसी के वजह से मेरे पास थोड़ा बहुत आइडिया था कि नहीं थिएटर कैसी होती है, बट कभी एक फुल लेंथ थिएटर में मैंने काम नहीं किया। हाँ सॉरी, एक थिएटर में मैंने काम किया था, बहुत ही मज़ेदार किस्सा है उसका, और बहुत छोटा सा रोल था। बिल्कुल शेयर करिए। ऑब्वियसली, और भूल जाता मैं ये चीज़, आपने बताया तभी याद आया। गुरु पंचानन मिश्र सर जो अभी नहीं रहे हमारे साथ, तो उनके साथ मैं काम किया हूँ। तो मैं बहुत छोटा था, मेरे को भी याद नहीं था मैं कितना छोटा हूँ। मेरे पापा मेरे को हमेशा लेके जाते हैं, पाणिनि प्रज्ञा सर बोल के हैं, उनका एक इंस्टीट्यूट हुआ करता था, वहाँ पर मैं पंचानन सर के पास एक्टिंग सीख रहा था। तो वो यहाँ के बहुत अच्छे थिएटर डायरेक्टर राइटर्स हैं में से एक है। तो उनके साथ मैंने एक प्ले किया था, उसमें मेरा एक छोटा सा रोल था, क्योंकि मैं एक छोटा सा बच्चा था, तो मेरे को कृष्णा बनाए थे। तो मेरा कुछ रोल नहीं था, मेरे को बस लास्ट में आके कन्हैया बन के खड़ा होना था, और मेरे कुछ डायलॉग्स थे, और वो डायलॉग इसलिए कैंसिल हो गए क्योंकि मेरे दांत टूट गए थे। तो मेरे दांत टूट गए थे, तो कन्हैया के दांत टूट नहीं सकते, इसलिए मेरे डायलॉग्स कैंसिल कर दिए गए। और उस एक लंबे प्ले में मेरे को एक छोटे कन्हैया का रोल दिया गया था कि लास्ट में आके कन्हैया खड़ा रहेगा, और वो प्ले एंड होगा, क्लाइमैक्स सीन में मेरा एंट्री होगा। और ये परफॉर्म किया, डायलॉग नहीं था, कुछ डायलॉग नहीं था, जस्ट खड़ा होना था। मैं बच्चा था तब, वो मेरा पहला थिएटर एक्सपीरियंस था बोल सकते हैं, जो कि कितने छोटे थे तब? आई डोंट रिमेम्बर, लाइक मैं 5-6 क्लास में होऊंगा मैं तब। 4-5 क्लास में होगा, नॉट 5-6, 4-5 क्लास में होगा। सो उस टाइम वो हुआ था रविंद्र मंडप भुवनेश्वर में, वहाँ पर वो प्ले हुआ था। सो वो एक है जो मैं बोल सकता हूँ प्ले है, बट उसमें ज़्यादा एक्टिंग नहीं है। मैं मानता हूँ जो मैं किया हूँ एक्टिंग का करियर स्टार्ट, वो है लाइव स्टेज प्ले रामाशीष त्रिपाठी सर के साथ। वहाँ से मैंने एक्टिंग स्टार्ट किया प्रॉपरली। तो ये लाइव स्टेज शो जो होते हैं वो और स्क्रीन एक्टिंग, इसमें तो बहुत डिफरेंस होता है जी। तो आपको पर्सनली ज़्यादा क्या पसंद है? मेरे को पर्सनली ज़्यादा पसंद है, वैसे बोले तो स्क्रीन एक्टिंग। हाँ, लाइव एक्टिंग मेरे को पसंद है, उसका एक अलग ही मजा है, वो वन टाइम होता है, देयर इज नो कट, देयर इज नो टेक। हाँ, सो वो वन टाइम होता है। आप स्टेज चढ़े, आप परफॉर्म किए, आप आधे घंटे तक परफॉर्म किए, 1 घंटे तक परफॉर्म किए, ऑडियंस से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उस परफॉर्मेंस के बीच में आपका परफॉर्मेंस खत्म हुआ, आप आ गए। अब स्क्रीन एक्टिंग में टेक होता है, सो टेक में मेरे को रिफाइन करने का मौका मिल जाता है कि एक टेक के बाद हाँ चलो इसमें ये चीज़ कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं। तो मेरे को वो मौका मिलता है कि हाँ इम्प्रोवाइज कर सकता हूँ, तो इसलिए मैं स्क्रीन एक्टिंग चूज करता हूँ। और चैलेंजेस किस में ज़्यादा हैं? चैलेंजेस बोलूँ तो स्टेज एक्टिंग में, थिएटर एक्टिंग में चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऑन स्पॉट अगर आपका को आर्टिस्ट या आपसे कोई गलती हो जाती है ऑन स्टेज, तो उसको किस तरह से आपको मैनेज करना है कि ऑडियंस को पता ना चले कि स्टेज में कोई गड़बड़ी हुई है। तो मैं सोचता हूँ कि वो वहाँ पर ले जाता है कि वहाँ पर ज़्यादा चैलेंजेस होती है। इस चैलेंजेस से हम लोग भी गुजरे हैं, तो मुझे पता है कि कैसा होता है वो चैलेंज, इसलिए थोड़ा टफ है थिएटर एक्टिंग एंड स्टेज एक्टिंग, लाइव स्टेज एक्टिंग एज कम्पेयर टू स्क्रीन एक्टिंग। बट स्क्रीन एक्टिंग भी अपने में एक कला है, अपने में उसके भी बहुत कुछ डिफिकल्टीज हैं, चैलेंजेस हैं,
उसको फेस करना पड़ता है, बट वो फेस कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को पसंद है। वो काम इतना पसंद है कि उसके चैलेंजेस मेरे को ना उतने चैलेंजिंग नहीं लगते, मतलब हो जाता है, नौका पार हो जाती है मेरी। सो अभ्रद्युति, जो उम्मीद वेब सीरीज है, जी। संबलपुर की पहली वेब सीरीज है, आपने उसमें एक्ट किया है, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा था आपका? बहुत 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 अच्छा एक्सपीरियंस। वो टाइम मैं अपने लाइफ में नहीं भूलूंगा क्योंकि वो पहला काम था। मेरे को अचानक से कॉल आता है राम कुमार का, हमारे जो डायरेक्टर हैं, कि वो मेरे को बाबू बुलाता है, ए भी बाबू कौरमा गुटे बोल के, मतलब एक फिल्म बनाएंगे हम लोग, शॉर्ट फिल्म बनाएंगे, ऐसे मतलब वेब सीरीज बनाएंगे हम लोग, 7 एपिसोड का वेब सीरीज होगा। उसने बहुत काम किया था उसके ऊपर राइटिंग वाइज। तो उस टाइम हम लोग सिर्फ कॉलेज के कुछ बच्चे, कॉलेज में कोई फंडिंग नहीं है हमारे पास, 0 बजट है हमारे पास, बस एक सपना है, एक जुनून है कि एक शॉर्ट फिल्म बनाना है, एक कुछ बनाना है, एक वेब सीरीज बनाना है जो कि संबलपुर की पहली वेब सीरीज हो रोमांस ड्रामा। सो रोमांस ड्रामा में सबसे पहली वेब सीरीज है। मैं पहले बैठा उसके साथ, मतलब बात कर रहा हूँ कि हाँ ये स्टोरी है, ऐसा स्टोरी। मेरे को स्टोरी बहुत अच्छा लगा, मैं बोला चलो करते हैं। मैंने बोला कि कुछ नहीं, चलो करते हैं, आई ट्रस्ट यू, यू ट्रस्ट मी, चलो बनाते हैं। सो वहाँ से मेरी एक अलग ही जर्नी स्टार्ट हुई। तो हम लोग कुछ GM यूनिवर्सिटी के बच्चे, हम लोगों ने मिलकर एक वेब सीरीज़ बनाया जो कि एक क्या बोल सकते हैं, एक पहचान बन गई है। अभी हमारे बाद बहुत सारे बच्चों ने शॉर्ट फिल्म्स बनाना स्टार्ट किया है, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है कि हमसे इंस्पायर होकर बच्चे बना रहे हैं फिल्म्स जो हम चाहते हैं कि बनाएं लोग। और उस जर्नी में मैंने बहुत सारे लोगों से मिला, मैंने बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई जिनके साथ मेरा आगे रिश्ता और गहरा हो गया। मतलब राम के साथ मेरा बहुत अच्छा बॉन्डिंग है, मेरा भाई जैसा है पूरा अभी। सो अभी उसका जो भी काम आता है एंड मेरा जो भी काम आता है, तो वो हम दोनों अप्रिशिएट करते हैं, बात करते हैं उसके बारे में कि हम लोग कहाँ थे, कहाँ आ गए। सो हम लोगों ने बहुत चीज़ें फेस की हैं शूटिंग में भी उसकी, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर कैमरा नहीं थे। हम लोगों ने बहुत अलग अलग कैमरा यूज़ किए हैं, यहाँ तक कि हम लोगों ने फ़ोन भी यूज़ किया है शूट के लिए, मतलब वेब सीरीज़ के लिए। अगर कैमरा अवेलेबल नहीं है तो हम लोगों ने फ़ोन से फोन में शूट शूट किया। बट हमारा मन में वही था कि बस इसको रिलीज़ करना है, जैसे भी करके इसको बनाना है, और एक एक निशानी छोड़ के जानी है कि हम लोग जो GMU के स्टूडेंट्स थे, हम लोगों ने कुछ क्रिएट किया था हम लोग के कॉलेज के टाइम में, और बड़े होकर जब हम लोग को देखेंगे तो हम वो यादें याद करेंगे। बस वही। उस वेब सीरीज को काफी प्यार भी मिला, अरे थैंक यू सो मच। तो आप लोग का हार्ड वर्क वर्थ इट रहा। ऑफ कोर्स सबने बहुत बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है। तो अभी तक का आपका सबसे चैलेंजिंग कैरेक्टर, आई थिंक आपकी जो शॉर्ट फिल्म है चेहरा, उसमें रहा है। यस। उसके बारे में थोड़ा शेयर करिए। उसमें आपने एक काउ रेपिस्ट का रोल प्ले किया है, विच इज़ टू डिफिकल्ट फॉर एनीवन। ऑफ कोर्स उसकी देखिए, हर शॉर्ट फिल्म, हर फिल्म की एक जर्नी होती है। उसकी स्टार्ट से उसके रिलीज होने तक एक जर्नी होती है, तो वो जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है सबकी, जो BTS के तौर पे दिखाते रहते हैं लोग। तो इसका कोई BTS बना नहीं है, आई गेस बनने वाला है, बनेगा भी। बट इसकी स्टोरी ऐसी थी, हम लोग मिलके बात कर रहे थे, मैं, आयुष भैया एंड अलंकार भैया, कि कुछ बनाते हैं, कुछ ऐसा कंटेंट बनाते हैं जो कि लोग कुछ मैसेज पहुंचाए। तो ऐसे ही बैठे तब बीच में आयुष भैया बोले एक इंसिडेंट हुआ था अभी संबलपुर में। ये रियल इंसिडेंट हुआ था जो संबलपुर में हुआ। तो उन्होंने ये बात बताया, तो जब हमने सुना, बोले कि ऐसा कौन कर सकता है यार। तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा होता है। फिर ये दो तीन इंसिडेंट जो कि होते हुए आ रहा है, तो हम लोगों ने तय किया कि चलो कुछ बनाते हैं जिसमें अवेयरनेस फैलाएंगे हम लोग की ये जो चीजें हो रही है सोसाइटी में। लोग एक तरीके से दिखाते हैं अपने आप को, बट रियल लाइफ में कुछ और ही होता है, उन लोग का बर्ताव कुछ और होता है, वो खुद ही कुछ और होता है। तो जब ये बात हो रहा था तब उन्होंने बोला कि ये रोल कौन करेगा। तो हम लोगों ने प्लान किया था ये नहीं दिखाएंगे बोल के, हम लोग सोच रहे थे उसके अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, बट ये इतना डिस्टर्बिंग था कि इसको दिखाना है, क्योंकि न्यूज़ में नहीं हुआ इतना, कि न्यूज़ में उसको उतना हाईलाइट नहीं किया गया, मतलब इतनी बड़ी चीज़ हो गई है और कहीं पर उसका जिक्र नहीं हुआ है। तो हम लोगों ने बोला कुछ तो दबाया गया है इस केस को। नहीं रहना चाहिए, ये एक अवेयरनेस रहना चाहिए ऑडियंस तक। तो फिर कौन करेगा, तो मैं बोला कर लेंगे इसको। सो एज एन एक्टर मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे को लोग ऐसे बोलेंगे कि नहीं ये ऐसा
कैरेक्टर करता है, इसका कैरेक्टर ऐसा ही होगा, मतलब लोग गलत प्रेडिक्ट करेंगे बोल के मैं ये रोल नहीं करूंगा बोल के नहीं सोचा। बस मेरे मन में ये डर था कि लोग कहीं मेरे घर ना पहुंच जाए इसको देखने के बाद। बट लोगों ने उस चीज़ को बहुत पॉजिटिव ले लिया, बहुत अच्छा लगा। हम लोग इस प्रोसेस में हम लोग डर रहे थे, जब ये शूट कर रहे थे हम लोग बहुत डर था कि अगर लोगों ने गलत ले लिया और कुछ उल्टा सीधा हो गया हम लोग के साथ तो फिर क्या करेंगे। तो हम लोगों ने 2-3 जन के साथ कंसल्ट भी किया कि सर हम लोग ऐसा बना रहे हैं, उसमें ऐसा सीन है। तो उन्होंने बोला, उन्होंने थोड़ा मतलब ऐसे दिखाया कि इट माइट वर्क और माइट नॉट, बट हमें था कि हमें दिखाना है वो चीज़, तो हम लोगों ने बना दिया। अब सोचना नहीं है, ज़्यादा सोचना नहीं है, बस बना देना है। जो चाहते हैं हम लोग बनाना, जो दिखाना चाहते हैं बस बना देना है। सबको वही बोलना चाहता हूँ। ये बहुत अच्छी थिंकिंग है कि आपने अवेयरनेस फैलाने का सोचा। जी, वो बहुत डिफिकल्ट फेज था कि मतलब मैं जब वो एक्ट कर रहा था तो मेरे को लग रहा था कि भाई बस गलत मैसेज ना चले जाए लोगों को, हम पॉजिटिव अवेयरनेस फैला रहे हैं, कोई नेगेटिवली ना ले ले इसको। एंड ऑडियंस बहुत ही अच्छी थी कि इतना पॉजिटिव कमेंट आया उस चीज़ को लेकर, बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद ऐसा लगा कि नहीं, लोग समझते हैं, अगर आप दिखाएंगे लोगों को कि हम क्या बोलना चाहते हैं तो लोग समझते हैं और जरूर समझेंगे। इसी सीन के लिए आई थिंक आपको यू हैड टू रिमूव योर पैंट्स। यस ऑफ कोर्स, वो डायरेक्टर्स चॉइस। अरे यार अब बहुत डिफिकल्ट था, अब क्या ही बोलूं यार। एज एन एक्टर देखिए वो होता है, थोड़ा बहुत झिझक होती है, बट अगर वो सीन डिमांड कर रहा है वो आपको कि ये सीन है और ये सीन में इतना इम्पैक्ट लाने के लिए आपको करना पड़ेगा, सो यू हैव टू डू इट। हर जगह है, एनिमल में भी रणवीर कपूर पूरा बेयर बॉडी रहता है, सो उस टाइम अगर वो शर्माता कि मैं चड्डी में ऐसे कैसे घूम सकता हूँ, तब तो फिर हो गया, वो एक्टर नहीं बन पाएगा ना। अगर वो सीन है, उसका डिमांड है कि उसको ऐसा रहना है, तो करना पड़ेगा उसको। तो मैं थोड़ा झिझका था, फिर मैं भी नया हूँ इस खेल में, तो मैं बोला कि मैं कैसे करूँगा, वो भी बीच रोड में। ऐसा नहीं कि हाँ चलो एक रूम है उसमें 4-5 लोग हैं जाने पहचाने, बीच रोड में लोग आना जाना कर रहे हैं, उसी बीच में मेरे को ये करना है। तो मैं बोला था थोड़ा तो झिझक है मेरे में, बट चलो करते हैं, क्योंकि ये अगर नहीं करेंगे तो वो मैसेज नहीं पहुंचेगा जो हम पहुंचाना चाहते हैं। अब काफ़ी यंगस्टर्स के लिए इंस्पिरेशन है। अरे थैंक यू सो मच। और जब एक एक्टर कोई रोल प्ले करता है तो ऑडियंस उसके लिए एक परसेप्शन बना लेती है। जैसे अगर वो कोई बोल्ड कैरेक्टर लाइक यू प्लेड इन चेहरा, तो वो एक परसेप्शन बन जाता है कि ये रियल लाइफ में भी ऐसा ही है। तो आपको कभी ऐसा कुछ फेस करना पड़ा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि लोगों ने पॉजिटिव ले लिया ना, तो परसेप्शन बना ही नहीं। अभी लोग बहुत ज्यादा ट्रेन हो गए, तो उनका वैसा परसेप्शन बनता नहीं। हाँ, उनका वैसा परसेप्शन बनता नहीं है। अगर किसी का बन भी जाता है तो मुझे नहीं पता है अभी तक कि कोई मेरे बारे में बुरा सोचता है उस चीज को लेकर, खासकर उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को लेकर। कोई मेरे ऊपर इतना मतलब ऐसे मतलब यार दिस इज नॉट गुड, दिस गाय इज नॉट गुड, ऐसा सोचता है, वैसा नहीं, मेरे को तो अभी तक नहीं आया है। ये बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको अगर कोई लीड कैरेक्टर मिल रहा है या कोई चैलेंजिंग, ये कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर, तो आप क्या चूज करेंगे दोनों में से? लीड कैरेक्टर, कंट्रोवर्शियल, पॉजिटिव रोल। ओके, पॉजिटिव और कंट्रोवर्शियल ऐसा? मैं तो दोनों चूज कर लूंगा, उसमें क्या है, एक्टिंग करना है मेरे को। सो लीड कैरेक्टर अपने जगह है, कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर अपने जगह। आपके हिसाब से एक एक्टर को सारे रोल करने चाहिए। हाँ, वैसा नहीं कि एक लीड एक्टर है मतलब खाली लीड एक्टिंग ही करते रहेगा, कंट्रोवर्शियल रोल मिलेगा तो इग्नोर कर देगा। एक अच्छा आर्टिस्ट, एक अच्छा एक्टर वो करेगा। अगर वो कंट्रोवर्शियल जो कैरेक्टर है, चाहे वो थोड़े समय के लिए भी आए स्क्रीन पे, लेकिन कुछ ऐसा चीज कर जाएगा जिससे ऑडियंस क्वेश्चन करेंगी, वो थोड़े ही समय में कुछ ऐसा कंट्रोवर्शियल चीज कर जाएगा जिसमें ऑडियंस नोटिस करेगी, तो उसमें हीरो से ज्यादा इम्पैक्टफुल कैरेक्टर रहेगा वो। तो एक्टर को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इसके चलते मेरा कैरेक्टर खराब हो जाएगा, इसके चलते लोग मुझे गंदा सोचने लगेंगे। ऐसे अगर सोचने लगे तो फिर हो गई बात, वो फिर एक्ट नहीं कर पाएगा। हाँ, पहले ही आ जाएगा कि मैं कैसे ही करूँगा, वो उसके फेस में दिखेगा, और कैमरा पकड़ लेता है फेस को पहले। आपको कभी नर्वसनेस नहीं हुआ? हुआ है, हमेशा नर्वस हुआ। मतलब कैमरा से जाने से पहले मैं बहुत नर्वस होता हूँ कि ये कैरेक्टर कैसा रहेगा मेरा, ये कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर जैसा नहीं रहना चाहिए, कैरेक्टर थोड़ा अलग रहना चाहिए। और अगर मैं कैमरा के सामने
परफॉर्म कर रहा हूँ या फिर कुछ अपना मोनोलॉग कर रहा हूँ, फंबल नहीं हो जाऊँ, ठीक है, तो वो नर्वसनेस रहता है, बट 1 टेक 2 टेक के बाद वो रिफाइन होता है। कभी कभी 1 टेक में निकल जाता है। मान लीजिए पहला शूट है, पहले दिन का पहला शूट है, तो थोड़ा नर्वसनेस रहता है क्योंकि वो कैरेक्टर नया रहता है मेरे लिए, तो उसको समझना पड़ता है। तो पहला दिन थोड़ा सा मतलब ऐसे ढीला ढीला जाता है, फिर सेकंड डे थर्ड डे में मैं वो कैरेक्टर में रहता हूँ, सो जल्दी हो जाता है। थोड़ा बहुत नर्वसनेस रहता है, और नर्वसनेस रहता है इसलिए मैं उसको सही करने में लगा रहता हूँ। अगर नहीं रहता तो फिर जैसा है वैसा कर देता। तो अभ्रद्युति, आप संबलपुर से हैं जी और आप अभी साउथ इंडस्ट्री में ट्राई कर रहे हैं, जी जी। तो आप उड़ीसा की बजाय वहाँ ट्राई कर रहे हैं, तो आपको यहाँ क्या कमी लगती है? यहाँ की जो संबलपुरी इंडस्ट्री है। संबलपुर इंडस्ट्री हो गया, उड़ीसा की इंडस्ट्री हो गया। देखिए मैं ये मानता हूँ कि यहाँ की इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटीज़ कम है। मानता हूँ क्या वो है, अपॉर्चुनिटीज़ कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग नहीं देखते हैं, यहाँ की फिल्में ज़्यादा नहीं देखते हैं। जब ज़्यादा फिल्में नहीं देखते हैं तो फिल्में बनती ही नहीं हैं, और फिल्में नहीं बनेंगी तो एक्टर्स को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेगा। अब सेम अगर आप उधर ले जाएं तो वहाँ पर आए दिन फिल्में बनते रहती हैं, सो वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है, जिससे आप कुछ ना कुछ चीज़ें सीख जाते हैं। चाहे आप बैकग्राउंड में रहें, चाहे आप फ्रंट में रहें, चाहे एक सपोर्ट कैरेक्टर में रहें, आप कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते रहते हैं उससे। तो यहाँ पर वही चीज़ होता है, कोई एक्टर, फिल्में बनती नहीं है तो एक्टर जा ही नहीं पाता है, तो एक्टर अपना स्किल शो नहीं कर पाता है, एक्टर रिफाइन भी नहीं कर पाता है। एक छोटा रोल भी मिल जाए तो वो रिफाइन नहीं कर पाता, क्योंकि फिल्में बनती कम है, अपॉर्चुनिटीज़ कम है, और है भी तो वही वो लोग रिस्क नहीं लेंगे। वो उन्हीं लोग को उठाएंगे जो लोग ट्रेंड हैं, और उन लोग को उठाएंगे जो वायरल हैं, जिनको लोग देखते हैं और जिनके लिए लोग आएंगे। तो मेरा मानना है कि लोगों को भी ये जानना पड़ेगा कि हमें देखना है, अपनी रीजनल फिल्म्स देखनी है, क्योंकि वहाँ के लोग अपनी रीजनल फिल्म्स बहुत देखते हैं जो हम नहीं देखे हैं। ऐसी ऐसी फिल्म है जो पैन इंडिया रिलीज नहीं होती है, वहाँ बनती है, आए दिन बनती है, लोग देखते हैं, उस ब्लॉकबस्टर जाते हैं वो फिल्म। वहाँ के लोग मतलब अपनी स्टेट की फिल्म्स को हाँ, रीजनल फिल्म्स बहुत सपोर्ट करते हैं, जहाँ की हमारे यहाँ रीजनल फिल्म्स सपोर्ट नहीं करते हैं। सो मेरा ये मानना है, देखो पहले, कुछ सुनने से पहले, किसी और से सुनने से पहले आप एक बार जाके उसको देखो। आपको अच्छा ना लगे वो अलग बात है, लेकिन आप एक बार देखेंगे, आपका परसेप्शन क्या है उस फिल्म पे, वैसे समझ में आएगा। मान लीजिए मैं एक फिल्म देखा, मेरे को पसंद नहीं है, आप एक फिल्म देखेंगे, आपको पसंद आ जाएगी वही फिल्म, तो आपका परसेप्शन अलग है, मेरा परसेप्शन अलग है, तो आप किसी फिल्म को देखे बिना गंदा नहीं बोल सकते। तो आपको पहले जाके फिल्म देखनी है, और अपने रीजन की फिल्म को अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर किसको करेंगे? तो यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कमी आपको क्या लगती है? मतलब अगर रीजन वाइज देखें तो बजट, एक्सपोजर या ऑडियंस रीच? ऑडियंस रीच। बजट देखिए तभी आएगा जब ऑडियंस देखेंगी। जब ऑडियंस देखेंगी, ऑडियंस टिकट खरीद के देखेंगी, तभी जाके बजट बनेगा, उसके रेवेन्यू आएंगे, फिर प्रोड्यूसर पैसे लगाएंगे, ठीक है, फिर नए नए फिल्म्स बनेंगे, फिर जाके नए नए एक्टर्स आएंगे। और बहुत टैलेंटेड एक्टर्स हैं यहाँ पर, बहुत टैलेंटेड एक्टर्स हैं। मैं नहीं बोल रहा कि मैं बाहर से सीख के आ गया बोल के मेरे को आता है, यहाँ के लोग बहुत टैलेंटेड हैं, उनको बस अपॉर्चुनिटी चाहिए। वही है कि आर्टिस्ट की कमी नहीं है, ये जगह ऐसा है, यहाँ पर आर्टिस्ट की कमी नहीं है और कभी होगी भी नहीं। तो उनको बस अपॉर्चुनिटी चाहिए, और उस अपॉर्चुनिटी के लिए हमें फिल्म्स बनाने पड़ेंगे, चाहे वो शॉर्ट फिल्म्स हो, चाहे वो फुल लेंथ फिल्म्स हो, कुछ भी हो, कुछ ना कुछ बनाते रहना है, ताकि अच्छे अच्छे एक्टर्स अपना स्किल पॉलिश कर सकें, एक डायरेक्टर अपना डायरेक्शन दिखा सके, एक राइटर अपना राइटिंग दिखा सके, एक सिनेमाटोग्राफर अपना परसेप्शन दिखा सके लोगों को, अपना फ्रेम्स दिखा सके लोगों को। तो एक फिल्म के पीछे इतने लोगों का मेहनत होता है, तो लोग अगर उसको देखेंगे नहीं तो फिर वो आगे काम कैसे करेंगे? वही होता है, फिल्म अगर बनेगी तो यहाँ पर भी बहुत अच्छा। नहीं, ऑडियंस रीच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों को समझना है कि देखना है उनको भी, अपने रीजन की चीज़ों को देखना चाहिए। और आजकल बहुत अच्छे अच्छे शॉर्ट फिल्म्स आ रहे हैं, और एक्टर्स को भी ये समझना पड़ेगा कि खाली बजट फिल्म्स हो गया या फिर बिग फिल्म्स हो गया वही करेंगे तो काम बनेगा, शॉर्ट फिल्म्स नहीं करेंगे तो आप अपने स्किल्स को मार रहे हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर बजट फिल्म्स बनती नहीं है, एक फुल लेंथ फिल्म बनती नहीं है, तो शॉर्ट फिल्म्स बना रहे हैं कुछ लोग, आप उनको अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर आप एक तो बेस बनाने में, मान लीजिए अभी बेस बन रहा है शॉर्ट फिल्म में, हम लोग संबलपुर में एक बेस बना रहे हैं कि आगे जाके ये लोग
बड़े बड़े फिल्म्स में काम करेंगे, बड़े लेंथ के फिल्म निकालेंगे। आप उनको अगर सपोर्ट नहीं करेंगे शॉर्ट फिल्म के टाइम, तो आगे जाके वो बड़े लेंथ फिल्म कैसे बनाएंगे? क्योंकि ऑडियंस रीच सपोर्ट शॉर्ट फिल्म से होती है। हम लोगों ने चालू किया, हम लोगों ने आई डोंट नो कितना व्यूज़ गया है उम्मीद में, बट बहुत सारे लोगों ने देखा है। इतना नहीं कि पूरा संबलपुर देख लिया, कुछ चंद लोगों ने देखा, लेकिन देखा है बस। उस लोगों से बेस बना हमारा एक। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया उन्हीं लोगों को लेके कि चलो इतने लोग देख रहे हैं, इन लोग को दिखाएंगे, इन लोग के थ्रू और लोग देखेंगे। तो जब ऑडियंस भी इन्वॉल्व होंगे, ऑडियंस बोलेंगे नहीं चलो ये लोग बना रहे हैं, कुछ शॉर्ट फिल्म बन रही है, संबलपुर से बन रही है, चाहे वो हिंदी में हो, संबलपुरी में हो, लोग हमारे हैं जो काम कर रहे हैं, संबलपुर के हैं जो काम कर रहे हैं, मेहनत संबलपुर के पसीना है, संबलपुर के लोगों का पसीना है, तो उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनकी फिल्म्स देखनी चाहिए। ऐसे नहीं खाली संबलपुरी है मतलब संबलपुरी देखेंगे। यहाँ के लोग थोड़े मतलब यही हो जाता है कि सिर्फ संबलपुरी है तो संबलपुरी को सपोर्ट थोड़ा ज़्यादा करेंगे। हिंदी में कोई शॉर्ट फिल्म निकाला या कुछ भी निकाला, म्यूजिक वीडियो निकाला, तो उसको इतना सपोर्ट नहीं करेंगे, भले वो बंदा संबलपुर से, उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं होता है। तो वही चीज़ है, ऑडियंस अलग अलग दिशा में चली जाती है। कुछ लोग हिंदी सपोर्ट कर लेते हैं और आधे संबलपुरी सपोर्ट करते हैं, तो वही दिक्कत हो जाती है। अगर ये चीज़ एक जगह में हो जाए ना, तब यहाँ से बहुत अच्छी अच्छी फिल्म बनेगी और बहुत अच्छे आर्टिस्ट, बहुत अच्छा कंटेंट भी निकल के आता है, बहुत अच्छा कंटेंट निकल के आए। आई होप आपकी बात लोगों को इंस्पायर करे और यहाँ के लोग यहाँ की फिल्मों को सपोर्ट करें, जाके देखें। मैं तो चाहता हूँ भाई, हमेशा मेरा सपोर्ट हमेशा से है, चाहे वो शॉर्ट फिल्म हो, चाहे वो शॉर्ट रील भी हो, जो कंटेंट हो, अच्छा कंटेंट हो, जिसमें अच्छा मैसेज जा रहा हो। हम लोग ने भी वही किया है, जो चेहरा है वो शॉर्ट रील टाइप का ही है। हम लोग का प्लानिंग रील बनाने का ही था 3 मिनट का, जिसमें हम लोग एक अच्छा कंटेंट दें ऑडियंस को, बट वो बनते बनते 5 मिनट्स का बन गया, सो हमें पोस्ट करना पड़ा, क्योंकि हम नहीं चाहते थे ये कट हो, तो हम लोगों ने उसको यूट्यूब में पोस्ट किया। तो हर चीज़ को सपोर्ट करो, चाहे वो 5 सेकंड का वीडियो हो, 5 मिनट का वीडियो हो, 30 मिनट का वीडियो हो, 2 घंटे का वीडियो, सपोर्ट करो, अपने रीजनल जगह के काम को सपोर्ट करो। तो अभ्रद्युति, आप अभी हैदराबाद में जी, और साउथ इंडस्ट्री में आप स्ट्रगल कर रहे हैं, और अभी आपकी जो वेब सीरीज़ है आनंद 63%, उसको काफ़ी प्यार मिला है, बहुत बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, नॉमिनेट भी हुई है दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल के लिए। यस यस यस। तो उसके लिए आपने तेलुगु सीखा है? यस, तेलुगु मैं जब से गया हूँ हैदराबाद, मैं ये ठान लिया कि मैं तेलुगु सीखूंगा, क्योंकि मेरे को डिफरेंट लैंग्वेज सीखने का बहुत मन है, बचपन से ही अलग अलग लैंग्वेज सीखने का मन है। मैं उड़ीसा के भी जितने जितने डिफरेंट के प्रांत के डायलेक्ट्स हैं, मतलब भुवनेश्वर में अलग टाइप की उड़िया बोली जाती है, अनुगुल में आ गया अलग टाइप की उड़िया बोली जाती है, तो वो सब मेरे को डायलेक्ट बहुत पसंद है। तो अलग अलग स्टेट के जो लैंग्वेज है ना, वो भी बहुत पसंद है बोलने में। तो मैं तो इतना ठान लिया था कि मेरे को तेलुगु सीखनी है, यहाँ पर अगर काम करना है तो तेलुगु सीखना भी पड़ेगा। तो मैं जिन डायरेक्टर के साथ, जो हमारे डायरेक्टर हैं आनंद 63% के जो डायरेक्टर हैं जटो साई वेंकट, और उनके जो सिनेमाटोग्राफर प्लस जिनका स्टोरी है कोदावर्ती विनय, उनके साथ मेरा ज़्यादा उठना बैठना हुआ। तो वो लोग तेलुगु में बात करते थे, तो मैं बोलता था मेरे से भी तेलुगु में बात करो, इन एक्सचेंज मैं तुम्हें उड़िया सिखा दूंगा, तुम मेरे से तेलुगु में बात कर लो। तो वैसे ही हम लोगों ने तेलुगु में बात किया। तो डेली टू डेली लाइफ में क्या क्या वर्ड्स यूज़ होते हैं, किस तरह से बातें होती है, किस वर्ड का क्या मीनिंग होता है, वैसे सीखते सीखते मैं डेली टू डेली लाइफ में कैसे बातें होती है ये जान गया। तो अभी स्टेज में हो कि मैं समझ सकता हूँ, कोई अगर मेरे से बात कर रहा है तेलुगु में, समझ सकता हूँ, थोड़े बोलने में दिक्कत होती है। और फिर आ जाती है एक्टिंग का बारी, कि एक्टिंग में जब मेरे को स्क्रिप्ट दिया जाता है तब वो सब तेलुगु, इंग्लिश तेलुगु में लिखा रहता है, सो मैं पढ़ लेता हूँ। एंड मेरे डायरेक्टर जो हैं वो मेरे को हेल्प करते हैं कि इसको ऐसे बोलना है, एक बार वो बोल के बताते हैं, देन मैं उनको रिपीट करता हूँ, देन मैं वहाँ पर अपना वर्क करता हूँ कि हाँ इस जगह को, मतलब मान लीजिए एक वर्ड है, ये वर्ड का क्या मीनिंग मैं पूछता हूँ कि ये वर्ड का पर्टिकुलरली क्या मीनिंग है, ठीक है, फिर इस सेंटेंस में इस वर्ड का क्या मीनिंग है, मतलब ये कैरेक्टर इस सेंटेंस में ये क्या बोलना चाहता है। तो उस हिसाब से मैं अपना प्रिपेयर करता हूँ कि हाँ इस डायलॉग को इस तरह से बोलने से, यहाँ पर स्ट्रेस देने से ज़्यादा बेटर रहेगा। तो उस तरह से मैं प्रिपेयर करता हूँ। और बात करें तो आनंद 63% की, ऐसा नहीं है कि जो डायलॉग है मेरे को 3 दिन या 1 महीने पहले मिला है, जो तेलुगु के डायलॉग हैं वो मेरे को ड्यूरिंग द शूट ही मिला मेरे को। मतलब मेरा टेक है, टेक से आधा घंटा पहले मेरे को डायलॉग दिया गया, ठीक है, एंड मैं आधा घंटा पहले मैं डायलॉग पढ़ा, उस आधे घंटे में मैंने डायलॉग प्रिपेयर किया एंड जाके शॉट दिया। एक शॉट
नहीं हुआ, 2 शॉट नहीं हुआ, तीसरा चौथा कंप्लीट। तो ऐसे करके मैंने ये आनंद 63% का जर्नी कंप्लीट किया। एंड जब रिलीज हुई तब मेरे को ऐसा था कि कहीं लोग पकड़ ना लें कि इस बंदे को तेलुगु नहीं आती है। हो जाता है ना, मतलब वहाँ के लोग पकड़ लेते हैं कि नहीं, ही इज नॉट तेलुगु गाय। तो मेरे को वही डर था कि देख तो लेंगे लोग, लेकिन बोलेंगे ये इसको तेलुगु नहीं आती। लेकिन मेरे जो फ्रेंड्स हैं, जो एक्टिंग के बैच के फ्रेंड्स हैं जो तेलुगु हैं, वो लोग मेरे को कॉल करके बोलते हैं कि भाई यार तू तो बढ़िया तेलुगु बोल रहा है, सीख गया तू तो पूरा तेलुगु। तब मेरे को बहुत खुशी हुई कि नहीं चलो मैं बोल रहा हूँ, तेलुगु बोल रहा हूँ। तो वही समझ में आता कि मैं अपने आर्ट को लेकर इतना स्ट्रांग हूँ कि मैं कर लूँगा। आप कोई भी लैंग्वेज दो मेरे को, एक बार सुनाओ, मैं कर लूँगा। तो वो जर्नी मेरे को बहुत अच्छा लगा, और उसी जर्नी के चलते मैं बहुत सारा तेलुगु वर्ड्स और तेलुगु सीख पाया। और रिसेंटली, और जब हम लोगों ने रिलीज़ किया था वो शॉर्ट फिल्म, तो हम लोगों ने सोचा था इट विल क्रॉस अप टू 10K, बट वो अचानक से बूम हो गया। सो अभी इट्स अबाउट 50K अबव, 55K। हाँ 55K होने वाला है अभी। एंड उसके साथ हम लोगों ने उसको डिफरेंट शॉर्ट फिल्म्स फेस्टिवल में दिया था। उसमें से कैरावन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में उसको ऑनरेबल स्पेसिफिकेशन मिला है। एंड रिसेंटली मेरे को खबर मिला कि 16 दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल में भी हमारा स्क्रीनिंग होने वाला है, जो कि एक नेशनल लेवल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड है, बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है सिनेमा में। और ये एक एक्टर के लिए बहुत बड़ी बात है, खासकर हाँ, आपके लिए। बहुत। जब मैंने सुना मेरे डायरेक्टर से, तो मैं शॉक में था कि मैं बोला, मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं वहां तक की जर्नी तय कर पाऊंगा। बट ऑलवेज माइंड में था कि नहीं, कहीं जाना है जहां पर बाकी बड़े बड़े लोग हों जो शॉर्ट फिल्म कॉम्पिटिशन्स में दिए हों या फिल्म कॉम्पिटिशन में दिए हों, वहां पर फीचर फिल्म्स भी लगती हैं। तो जब ये चीज़ सुना, मैं तो बोला कि ये भी तो ठीक रास्ते में है, अभी कुछ देखना नहीं है, सिर्फ चलते रहना है। माँ बाप का आशीर्वाद है तेरे सर के ऊपर, बस चलते रहो। गुरुजन का आशीर्वाद है तेरे सर के ऊपर, बस चलते रहो। और मैंने अपने डायरेक्टर को बोला है कि भाई आगे और काम करेंगे। आनंद 63% में तो लोगों ने आपको देखा जी। लेकिन साउथ इंडस्ट्री में एंटर करके वहां तक पहुंचने का जो स्ट्रगल है, कितने ऑडिशन आपने दिए, हाँ, और क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े? चैलेंजेस तो बहुत थे, उसमें से सबसे बड़ा चैलेंजेस लैंग्वेज। अब बात यह है कि जो मेरे डायरेक्टर है आनंद 63% के, जटो साई वेंकट, वो भी रामा नायडू फिल्म स्कूल से पास आउट है, एज अ राइटर एंड डायरेक्टर का कोर्स किए हैं उन्होंने उसको पढ़ा है अच्छे से। तो मैं जब पास आउट किया, अपना एक्टिंग ट्रेनिंग पूरी की मेरी, तभी जाके मैं इन लोगों से मिला, और भी 2-3 डायरेक्टर्स के साथ मिला। मैं इन लोगों के साथ बैठ के काम किया। सो दे आर वेरी सपोर्टिव कि उन्होंने मेरे को बहुत हेल्प किया, मेरे ऑडिशंस के लिए भी बहुत हेल्प किया, क्योंकि मेरे पास तेलुगु मोनोलॉग्स नहीं थे। सो उन्होंने मुझे तेलुगु मोनोलॉग्स बनाने में हेल्प किए, जिसके चलते मैंने जितने भी ऑडिशंस हैं, कोई बजट फिल्म, बिग फिल्म के लिए, फीचर्स फिल्म के लिए, तो उसके ऑडिशंस के लिए मैंने वो मोनोलॉग प्रिपेयर किया था, जो कि उन्होंने बनाया था। यहाँ पर दिक्कत आई कि जो फीचर्स फिल्म रहती है, वो लोग वही लोगों को खोजते हैं जो नेटिव प्लेस में है, मतलब जो तेलुगु बोलते हैं, क्योंकि अलग अलग डायलेक्ट होते हैं। तेलंगाना तेलुगु अलग होती है, आंध्रा की तेलुगु अलग होती है, तो इस तरह वो खोजते हैं। तो मैं अपना ऑडिशंस देता हूँ, मैंने 25 से 30 ऑडिशंस दिए हैं वहाँ पर, टोटल मिला के। हाँ, 25 से 30 ऑडिशंस दिए हैं। हाँ, उसमें से 2-3 क्लिक हुए हैं, जिसमें मेरा पहला जो ऑडिशंस था तेलुगु का, उसमें मेरे को स्क्रिप्ट मिला था, ऑन स्पॉट मेरे को स्क्रिप्ट मिला था। मैं अपना मोनोलॉग प्रिपेयर करके गया था, एंड आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं कर दूंगा। सो फिर मैं जब वहाँ पहुँचा, मेरे को वहाँ पर एक स्क्रिप्ट पकड़ा दिए, बोले कि आपको ये वाला डायलॉग करना है। मैं बोला कि अरे तो तेलुगु में है, और मैं जो प्रिपेयर करके आया हूँ उस वाले तेलुगु से ये तेलुगु बहुत डिफरेंट है। मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अगर समझ में आ रहा है कुछ वर्ड्स, तो वो उसके आगे पीछे के वर्ड समझ में नहीं आ रहे। फिर मैं किसी को पकड़ता हूँ कि सर थोड़ा समझा दीजिए, आपको तेलुगु रादू, तो मेरे को तेलुगु नहीं आता है, तो समझा दीजिए। पहले डेज में मैं इतना ही जानता, ना आपको तेलुगु राद, मतलब मेरे को तेलुगु नहीं आता। कोई भी कुछ बोलता है तेलुगु में, तो पहले ही वो बोलता था नहीं आता है भाई मेरे को, तो बस मत बोलो अभी तेलुगु में। तो फिर मैं
उनको बुलाता हूँ, फिर वो मेरे को समझाते हैं, देन मैं प्रिपेयर करता हूँ कि हाँ ठीक है चलिए ऐसे ऐसे ऐसे। मैं ऑन स्पॉट प्रिपेयर करके मेरा पहला ऐसे ऑन स्पॉट तेलुगु स्क्रिप्ट ऑडिशन दिया, एंड उसके 20 दिन बाद, ऑडिशन देने के 20 दिन बाद मेरे को कॉल आता है कि आप शॉर्टलिस्टेड हो गए हैं एंड आपकी स्क्रीन टेस्ट हुई और आपको बुलाया जाएगा स्क्रिप्ट रीडिंग के लिए। तो बहुत अच्छा फील हुआ कि वहीं से आया कि नहीं चलो मैं कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बहुत डर रहा था कि कैसा होगा, बाकी सब तेलुगु बोलने वाले बंदे हैं और मैं हूँ, कुछ और भी बहुत बंदे थे जो लोग नहीं जानते थे, तो हम लोग को बोलना नहीं आता और मैं बहुत नया था। मैं कुछ 3-4 महीना हुआ था गया था एंड मेरा ये ऑडिशन था, तो मेरे को कुछ आता नहीं था उस टाइम। मैं अपना जो प्रिपेयर करके जो इतना तेलुगु आता था, मेरे को उतनी ही तेलुगु आती थी। वो एक पेज की तेलुगु जो मोनोलॉग होती थी उसको प्रिपेयर करके जाता था, उसमें जितने वर्ड्स थे उतनी तेलुगु मेरे को पता थे, उससे ज़्यादा नहीं पता है, उससे कम नहीं पता। तो ये जब ऑडिशन क्रैक किया तब पता चला कि नहीं मैं कर सकता हूँ। तब मैंने इन लोगों के साथ बैठा, जो डायरेक्टर हैं और जो सिनेमाटोग्राफर हैं, उन लोगों के साथ बैठा, बातचीत किया, तब धीरे धीरे लोगों के साथ मिलना जुलना चालू किया। तो वहाँ से तेलुगु थोड़ी बेटर होते गई और ज़्यादा से ज़्यादा ऑडिशंस देते गया। फिर भी तेलुगु मेन होता है कि थोड़ा डायलेक्ट मिस हो जाता है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो टंग स्लिप हो जाता है या फिर कुछ वर्ड्स नहीं निकल पाते हैं जिसमें लोग पकड़ लेते हैं। तो वो स्ट्रगल है, जो चैलेंज है, जो मेरे को अभी भी फेस करना पड़ रहा है उधर। बट वहाँ के लोग सपोर्ट है, बहुत सपोर्टिव है। सॉरी, यही मैं पूछना चाह रही थी, मतलब बीइंग एन आउटसाइडर कितना सपोर्ट मिलता है आपको वहाँ पे? बहुत सपोर्टिव है। मैं रिसेंटली एक फीचर फिल्म में काम किया था एज अ बैकग्राउंड, ओनली एज अ बैकग्राउंड। एक कास्टिंग एजेंसी के थ्रू लगा था। आई वाज थिंकिंग ये बहुत अच्छा रोल है, बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब की रोल है, नॉट की रोल बट एक छोटा सा रोल है जिसमें डायलॉग होंगे और ये होंगे। बट ऑन सेट जाके पता चला कि डायलॉग नहीं है, आप बैकग्राउंड में हैं। तो वहाँ पर मैं जब पहुँचा, देन वहाँ के लोग सब तेलुगु में बात कर रहे हैं और मैं, अगर कुछ सीन है कि मतलब ऐसा ऐसा सीन है, आपको ऐसे ऐसे काम करने हैं, वो भी आपके कैरेक्टर ये है, आपको यहाँ से वहाँ चल के जाना है, ये करना है और यहाँ से वहाँ, वो सब मेरे को तेलुगु में बोल रहे हैं और मैं बस उनको सुनते जा रहा हूँ, सिललाते जा रहा हूँ कि हाँ जी हाँ जी। अब मेरे को पता नहीं है क्या बोल रहे हैं। तो ये चीज़ मैं फेस किया कि ये मेरे और मेरे एक्टिंग के बीच में आ रहा है जो लैंग्वेज है। लेकिन साथ में क्या होता है ना, फिर वो लोग समझ जाते हैं कि इसको समझ नहीं आता है। मैं बोल देता हूँ कि सर मेरे को समझ में नहीं आया, थोड़ा मैं तेलुगु में उतना अच्छा नहीं हूँ, बिल्कुल बहुत थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। देन दे कॉल समवन जिनको हिंदी आती हो, तो वो उनको बोलते थे, देन वो मेरे को समझाते थे। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग ने वो शूट को कवर अप किया। और जो क्रू होता है उनका, दे आर वेरी गुड टू लाइक, एक नॉर्मल सपोर्ट एक्टर्स और एक बड़े एक्टर्स के बीच में भी उन लोग का ज़्यादा भेदभाव नहीं है। उन लोग का भी वही सेम, मतलब लगाव है, प्यार है, वही सेम चीज़ है। और मेरे जो डायरेक्टर, पार्शलिटी नहीं है। और मेरी जो डायरेक्टर टीम है, जो जिनके साथ मैं काम किया हूँ, मेरे जो हमारे फिल्म स्टूडियो से जो पास आउट हैं, उनके साथ मैंने काम किया है, वो तो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है। अगर मैं बोलूँ, मैं अभी बिग बजट फिल्म्स या फीचर फिल्म्स के लिए ऑडिशंस दे रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ उन डायरेक्टर के वजह से। सो क्या हुआ, उनके साथ जब मैंने शॉर्ट फिल्म्स में काम किया, तब मेरी जो तेलुगु थी वो ग्रो हुई और मेरा एक्टिंग पॉलिश हुआ और मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला कि नहीं मैं कर सकता हूँ। और वो सब तेलुगु हैं, उनमें से कोई बंदा मतलब बाहर का नहीं है, वो सब तेलंगाना से है, कोई आंध्रा से है और उनको हिंदी कम आती है। उनकी मेरी बातचीत बहुत टूटी फूटी हिंदी से होती है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ वो समझ जाते हैं, वो क्या बोल रहे हैं मैं भी समझ जाता हूँ। उन लोग का मतलब इतना सपोर्ट था मेरे साथ। मैं जब उनके साथ काम कर रहा था तो वो मेरे को अच्छे से समझाते थे तेलुगु में। जैसे मेरे आनंद 63% में वो डायरेक्टर मेरे साथ बैठ के मेरे को पूरा एक वर्ड बाय वर्ड समझाता था कि दिस इज दैट। तो उतना सपोर्ट था, तो वो लगा कि नहीं चलो दिस इज गुड, वो अच्छा लगता है। तो अगर कंपेयर करें वहाँ की फिल्म इंडस्ट्री, साउथ की और उड़ीसा की फिल्म इंडस्ट्री, मेजर डिफरेंस क्या लगता है आपको? इंडस्ट्री वाइज मेजर डिफरेंस बोले तो वैसा कुछ है नहीं। देखो, मैं इधर भी जिनके साथ काम किया हूँ, मेरा इतना गंदा एक्सपीरियंस नहीं रहा। बट हाँ, मैं बिग फीचर फिल्म्स में काम नहीं किया हूँ उड़िया इंडस्ट्री में, लेकिन जितने भी एड फिल्म्स में काम किया हूँ एक, एंड म्यूजिक वीडियो में काम किया यहाँ के लोगों के साथ, तो उन लोगों के साथ मेरा अच्छा
बॉन्डिंग है, अच्छा बातचीत है। कहीं ना कहीं लगता है, मैं जब एड शूट के लिए गया था एंड तब लगा था कि थोड़ा बहुत प्रोडक्शन टीम जो होते हैं वो ध्यान नहीं देते हैं, थोड़े छोटे छोटे एक्टर्स को ध्यान नहीं देखते हैं, तो उन लोग थोड़ा ज़्यादा बिजी रहते हैं मेन एक्टर्स के प्रिपरेशन में, तो वो कहीं ना कहीं मिसिंग रहता है। बट एट द एंड हर जगह की इंडस्ट्री सेम है, कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग अच्छे नहीं होते हैं। तो इंडस्ट्री में कुछ गंदे लोग भी हैं जिन लोग के साथ मतलब ऐसे काम करेंगे तो गंदा एक्सपीरियंस मिलता है। जिन मैं सुना हूँ, जिन लोग मेरे फेलो एक्टर से सुना हूँ कि हम लोग ने काम किया था कि सो एंड सो प्रोडक्शंस के साथ, तो उनका बहुत ही गंदा मतलब बिहेवियर था टुवर्ड्स एक्टर्स को आर्टिस्ट। सो वो रहता है, हर इंडस्ट्री में रहता है। तो आपको क्या लगता है फिल्म इंडस्ट्री में कॉन्टेक्ट्स मैटर करते हैं? डेफिनेटली फिल्म इंडस्ट्री में कांटेक्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप अच्छा एक्टिंग कर लेते हैं, आप अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं, आप टैलेंटेड हैं, वो आपको एक हद तक लेके जाएगा, ठीक है। उसके आगे और बढ़ना है तो आपको कांटेक्ट बनाना पड़ेगा। नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस लाइन में, चाहे वो कोई भी बैकग्राउंड से हो, वो एक्टर हो, डायरेक्टर हो, सिनेमाटोग्राफर हो, राइटर हो। अगर नेटवर्किंग नहीं है, उसका कॉन्टैक्ट्स नहीं है, तब इंडस्ट्री में घुस पाना बहुत मुश्किल है। वही चीज़ होता है, स्ट्रगल वही होता है, नेटवर्क बिल्ड करना, कांटेक्ट बिल्ड करना, जाके ऑडिशंस देना। ऑडिशंस का मतलब ये नहीं कि गए वहाँ पर स्क्रिप्ट दिया, बोल दिए हाय हेलो मेरा हाइट इतना ये वो एंड स्क्रिप्ट पढ़ दिया, आगे वहाँ के डायरेक्टर के साथ बात करना कि सर मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, तो उनके साथ बॉन्डिंग बनाना कि हाँ उनके कांटेक्ट रहे। तो ये कांटेक्ट बनाना बहुत मतलब ये भी स्ट्रगल का एक पार्ट है। इस स्ट्रगल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। और खासकर फिल्म लाइन में, इंडस्ट्री लाइन में ये स्ट्रगल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हर सेक्टर के लिए। हर सेक्टर के लिए, फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड हर सेक्टर के लिए नेटवर्किंग, कांटेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट। आपको एक्टिंग और डांसिंग दोनों आती है, आप इतने मल्टी टैलेंटेड हो, फिर भी अभी तक संबलपुरी इंडस्ट्री में आपको कोई लीड कास्ट क्यों नहीं मिला? आपको क्या लगता है इसका रीज़न क्या है? हाँ, मैंने काम किया है, एक म्यूज़िक वीडियो में काम किया है जो कि मेरे अर्ली स्टेज में था। जब मैंने एक्टिंग स्टार्ट की थी तब उतने अच्छी तरीके से आती नहीं थी, बट मैंने उस टाइम मैंने एक म्यूज़िक वीडियो में काम किया था एंड उसके बाद मैं बहुत सारे शॉर्ट फिल्म निकाले, बट हमेशा से चाहता था कि एक म्यूज़िक वीडियो में काम करूँ, संबलपुरी म्यूज़िक वीडियो में। जो हमेशा से चाहता था कि जो अच्छे यूट्यूब चैनल से जो संबलपुरी म्यूज़िक वीडियोज़ बनाते हैं, बहुत वायरल म्यूज़िक वीडियोज़ बनाते हैं, उन लोगों के साथ काम करूँ बोल। बट दिक्कत वही होता है ना, उन लोग का डिमांड होता है कि बाहर से आर्टिस्ट को बुलाएंगे, गाना संबलपुरी होगा, आर्टिस्ट बाहर से आएंगे। अब चलो आर्टिस्ट बाहर से आ गए, अब वो आएंगे जो वायरल है, जो टैलेंटेड हैं, जो ट्रेंड हैं, उन लोग को नहीं बुलाएंगे क्योंकि उन लोग वायरल नहीं है। So, वही दिक्कत आ गया। मतलब सोशल मीडिया में जिन लोग ज़्यादा फेमस हैं और फेस वैल्यू जिन लोग की ज़्यादा है। मैंने बहुत काम किया उसके बाद और शायद तक उन लोगों ने देखा नहीं है, इसलिए बुलाया नहीं, या फिर मैं ज़्यादा वायरल नहीं हूँ इसलिए बुलाया नहीं। लेकिन वही रीज़न है कि वायरल वाला जो चीज़ आ गया ना कि हाँ ये बंदा वायरल है, उसको एक्टिंग आए या ना आए, डांस आए या ना आए, वायरल है, इसके पास ऑडियंस बेस है, इसको यूज़ कर लेते हैं ताकि हमें इसके ऑडियंस के व्यूज़ मिल जाए, हमें व्यूज़ मिल जाए। वही चीज़ होता है। तो रिस्क लेना पड़ता है इस चीज़ में। अगर रिस्क लेंगे तभी जाके कुछ अच्छा चीज़ बनता है। तो अगर आगे आपको, जैसे आप तो अभी तो हैदराबाद में, लेकिन आगे आपको अगर यहाँ पे अच्छा प्रोजेक्ट मिलता है तो आप डेफिनेटली वो तो डेफिनेटली, क्योंकि देखो मैं हैदराबाद में काम करता हूँ तो मेरे और मेरे एक्टिंग के बीच में मेरा लैंग्वेज बैरियर आता है। तो मैं हमेशा से चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर अपने ही स्टेट में, अपने ही मतलब जगह पे संबलपुरी में काम करूँ, संबलपुरी हो, उड़िया में हो, काम करूँ, क्योंकि यहाँ लैंग्वेज बैरियर नहीं आएंगी, मैं इम्प्रोवाइज़ कर पाऊँ, क्योंकि ये मेरा लैंग्वेज है, मैं इसको बचपन से बोलते आया हूँ, मैं जानता हूँ कैसे बात करते हैं, हर एक जगह में कैसे बात करते हैं, हर एक जगह डायलेक्ट कैसा है, तो मैं इम्प्रोवाइज़ कर पाऊँगा। बट वही दिक्कत हो जा रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ कम मिल रही है इधर, वही रीज़न है। तो अगर चांस कभी भी मिलता है तो आप बिल्कुल काम करना चाहिए, ऑब्वियसली काम करेंगे। और इनफैक्ट अभी एक म्यूज़िक वीडियो आने वाली है, संबलपुरी म्यूज़िक वीडियो। ओह ग्रेट। उसके ऊपर काम चल रहा है, जल्दी ही उसका न्यूज़ आ जाएगा। तो आपको क्या लगता है यहाँ के जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं उनको एक्टिंग सीखने के लिए यहाँ स्टेट से बाहर जाना ज़रूरी है?
यस ऑफ कोर्स। देखिए क्या होता है, जो जो एक्टर हैं, जो एक्टिंग सीखना चाहता है या जो एक्टिंग करते हैं, अगर उनको ग्रो करना है तो बाहर जाना ज़रूरी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ रह के ग्रो नहीं कर सकते, यहाँ रह के ग्रो कर सकते हैं, यहाँ रह के ग्रो करते भी हैं लोग। बट अब मान लीजिए एक पौधा एक छोटे से गमले में एक लेवल तक ग्रो करता है, ठीक है। अब उसको और बड़ा करने के लिए आप उसको एक बड़े से जगह में बाहर में गार्डन में लगाते हैं। अगर उस छोटे से वो पौधा अगर छोटे से गमले में ही रहेगा हमेशा तो मर जाएगा। उसको अगर और बड़ा होना है तो उसको और बड़े जगह में जाना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा। यू मीन एक्सपोजर की बहुत ज़्यादा हाँ, क्योंकि यहाँ पर उसको एक लेवल तक का ज्ञान मिल गया है, नॉलेज मिल गया है, उसने सीख लिया है। यहाँ पर के एक्टर ने या फिर जो एक्टिंग सीखना चाहता है या फिर जो एक्टर है उन्होंने कर लिया, यहाँ पर सीख लिया जितना उन लोग को सीखना है। अब वो लोग बाहर जाएंगे तो वहाँ के सिचुएशंस क्या हैं, वहाँ के एक्टर्स कैसे एक्ट करते हैं, वहाँ पर इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है, तो वो चीज़ सीखने को मिलेगी जो उन लोग के लिए नहीं होगी, जो मेरे लिए भी नहीं थी जब मैं गया था। जब मेरे लिए भी बहुत नहीं थी जब मैं हैदराबाद गया था। तो यहाँ की एक्टिंग वहाँ की एक्टिंग बहुत डिफरेंट है, लैंग्वेज डिफरेंट है, एक्टिंग डिफरेंट है। तो आपको हमेशा ग्रो करने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, नए नए लोगों से मिलना पड़ेगा, नए नए कल्चर के लोगों से मिलना पड़ेगा ताकि आप ग्रो कर सकें। ये लाइन में, एक्टिंग लाइन में, आर्टिस्ट के लाइन में ग्रो करने के लिए आप बाहर जाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। वेरी नेसेसरी, बहुत ज़रूरी है ये। बहुत ज़रूरी है। और नए एक्टर्स को मैं बोलना चाहता हूँ कि जो संबलपुर से हैं, जो एक्टिंग सीखना चाहते हैं, आप बाहर जाइए, एक्टिंग सीखिए। यहाँ पर भी सीखिए, मना नहीं है। बेस बना लीजिए, सीख लीजिए बेसिक चीज़ें, बाहर जाइए और अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए और ग्रो कीजिए, बस। सो अभ्रद्युति, आपकी इस एक्टिंग की जर्नी में आपकी फैमिली का कितना सपोर्ट रहा? फैमिली का बहुत सपोर्ट है। अगर मैं बोलूँ फैमिली का ही सारा सपोर्ट है। फैमिली का, मेरे टीचर्स का, सारे टीचर्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। अगर वो नहीं होते तो मैं नहीं होता इधर। तो मैं सबको इतना बताना चाहता हूँ, सारे पेरेंट्स को, सारे बच्चों को भी, कि जो लोग इस लाइन में हैं, जो एक्टिंग करते हैं, एक्टिंग से सारे रिलेटेड चीज़ करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड चीज़ करते हैं, अगर उन लोगों को आप बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं तो पेरेंट्स आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और जो टीचर्स भी हैं आप भी उनको सपोर्ट कीजिए इस लाइन के लिए। चाहे वो सिनेमाटोग्राफी में परस्यू कर रहा है, डायरेक्शन में कर रहा है, राइटिंग में कर रहा है, एक्टिंग में कर रहा है, अगर पेरेंट्स का सपोर्ट होगा तो बच्चा ज़रूर आगे बढ़ेगा। बस इतना बोलना है। ये मेरा बोलना नहीं है, ये मेरे मम्मी पापा का बोलना है। मेरे मम्मी पापा हमेशा हर वो बंदे को सपोर्ट किए हैं, हर वो लोगों को सपोर्ट किए हैं जो इस लाइन से जुड़े हैं। तो यही चीज़ है कि फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। मेरे मम्मी पापा खाली मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं, मेरे से रिलेटेड जितने भी हैं, मेरे जो डायरेक्टर है राम कुमार उम्मीद के, यहाँ के जितने भी क्या बोलते हैं आर्टिस्ट लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, जो मेरे घर आते हैं, उनको भी मेरे मम्मी पापा बहुत सपोर्ट करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं जानते हैं कि सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस लाइन में बढ़ने के लिए। सो मैं वही बोलना चाहता हूँ कि सपोर्ट कीजिए, इंडस्ट्री को सपोर्ट कीजिए, फिल्म को सपोर्ट कीजिए, बच्चों को सपोर्ट कीजिए, जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। टाइम लगेगा लेकिन कर लेंगे। वेरी वेल सेड। सो अभ्रद्युति, हमारी विशेष है आपके साथ कि आप साउथ इंडस्ट्री में भी और यहाँ की इंडस्ट्री में भी बहुत बड़ा नाम करें। तो आगे आपको हम किस प्रोजेक्ट्स में देख पाएंगे? आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन कौन से? बहुत सारे हैं। एक म्यूज़िक वीडियो आ रहा है जो संबलपुरी म्यूज़िक वीडियो ही है, आयुष कुमार त्रिपाठी भाई के साथ। तो अभी तो पहले उसके ऊपर काम चल रहा है, प्री प्रोडक्शन चल रही है। एंड शॉर्ट फिल्म्स की बात करें तो जो डायरेक्टर हैं हमारे आनंद 63% के, इनके साथ मैंने एक शूट किया था इससे भी पहले। आनंद 63% से पहले भी एक शूट किया था जिसकी एडिटिंग अभी चल रही है और उसका डबिंग होना बाकी है। तो वो प्रोजेक्ट है और 2-3 प्रोजेक्ट दूसरे डायरेक्टर्स लोगों के साथ बनाया था मैंने। तो उसका भी पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है। सो वो कंप्लीट होते ही कम से कम 3-4 प्रोजेक्ट आएंगे। आगे 3-4 प्रोजेक्ट आने का फुल चांसेस है। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। थैंक यू। और इट वाज सच अ प्लेजर टू हैव यू टुडे। थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।